आपका कोई क्वेश्चन है इस सेक्शन को लेके? जो अभी अपन ने बात की सेक्शन 1, इसमें कुछ क्वेरी है, कुछ पूछना है? सेक्शन 1 जो अभी पढ़ा उसमें कोई क्वेरी है किसी की? शुभेंद्र, आपके क्लास में कोई क्वेरी है? जो आप तो जस्ट आए हैं ना? यस मैम। थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ। अभी तक हमने सेक्शन 1 में पढ़ा है। इस एक्ट का नाम है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। ये 1 जुलाई 1882 को भारत में लागू हो रहा है। और इंडिया कहाँ ये एप्लीकेबल नहीं हो रहा है? पार्ट बी स्टेट्स जो है उनमें ये एप्लीकेबल नहीं होगा। पार्ट बी स्टेट जिन्हें घोषित कर रखा था 1 नवंबर 1956 के पहले, ये प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे ब्रिटिशर्स के टाइम। बॉम्बे, पंजाब और दिल्ली पे भी ये एप्लीकेबल नहीं होगा। इसके बाद ये कहा गया, दूसरी बात यहाँ पर, कि अगर इन सभी स्टेट्स के कोई भी जो गवर्नर है वो ये चाहते हैं, लेजिस्लेटिव अथॉरिटी ये चाहती है कि हमारे स्टेट में, पूरे स्टेट में या उसके किसी पार्ट में टीपी एक्ट लागू होना चाहिए, आप क्यों हमें मना कर रहे हो? हम तो लागू करना चाहते हैं। तो आप लागू कर सकते हैं, एनफोर्स कर सकते हैं। उसके लिए ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन देना पड़ेगा। तो पूरे स्टेट में या उसके किसी पार्ट में लागू हो सकता है। उसके बाद ये कहा कि ये जो पर्टिकुलर सेक्शंस हैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड ये प्रोविजंस है, सेल, मॉर्गेज, लीज और गिफ्ट, इनके रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड प्रोविजंस रजिस्ट्रेशन एक्ट भी यहाँ डील करता है। तो इन प्रोविजंस को क्या किया गया? छूट दी गई, एग्जाम्पशन दिया गया कि स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो इन प्रोविजंस की एप्लीकेबिलिटी से एग्जाम्पशन दे सकता है, ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन देके कि हमारे यहाँ पे ये धाराएं और ये प्रावधान लागू नहीं होंगे, या पूरे स्टेट में या उसके किसी पार्ट में। और ये कहा गया कि रजिस्ट्रेशन एक्ट के जहां जिन क्षेत्रों में, जिन एरियाज में रजिस्ट्रेशन एक्ट को स्टेट्स ने लागू नहीं किया था, वहां पर ये प्रोविजंस भी एप्लीकेबल नहीं होंगे, है ना, क्योंकि उस एरिया में रजिस्ट्रेशन एक्ट ही एप्लीकेबल नहीं है। तो ये जो प्रोविजंस है उनके लिए कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। शीला, कोई क्वेरी है आपकी? मैम ये थर्ड और फोर्थ में ही है कि मैम ये जो प्रोविजंस है ये रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड हैं, तो ये एप्लीकेबल नहीं होंगे। हाँ, जो सेक्शन यहाँ बताए गए ये 4 सेक्शंस, तीसरी वाली बात में तो ये कहा कि अगर कोई भी स्टेट जहां पर कि ये एक्ट तो लागू है, सपोज राजस्थान में ये पूरा अधिनियम तो लागू हो गया, कब हो गया? 1 जुलाई 1882 को हो गया, लेकिन राजस्थान सरकार ने अभी रजिस्ट्रेशन एक्ट को लागू नहीं किया। तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो धाराएं रजिस्ट्रेशन एक्ट से डील विद करती हुई है उनको भी ये लागू नहीं करेगा। तो उनको अगर छूट देना चाहे तो वो ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन देके वहां पे मना कर सकता है कि ये धाराएं, टीपी एक्ट तो हम मान रहे हैं, हम लागू कर रहे हैं, लेकिन ये पर्टिकुलर सेक्शंस हमारे पूरे राजस्थान में लागू नहीं होंगे, या सिर्फ जयपुर में लागू नहीं होंगे, जोधपुर में लागू नहीं होंगे, ऐसा वो कर सकते हैं। चौथी बात में ये बात कही गई है कि उन एरियाज में सपोज रजिस्ट्रेशन एक्ट पूरा ही लागू नहीं है, राजस्थान सरकार ने रजिस्ट्रेशन एक्ट को तो माना ही नहीं है, उसको मान्यता दे ही नहीं रहा, उसको लागू कर ही नहीं रहा अपने क्षेत्र में, तो पूरी की पूरी प्रीवियस जो बातें लिखी हुई थी 4 सेक्शंस की, वो भी बेकार हो गई, उसमें भी वो एप्लीकेबिलिटी नहीं हुई, है ना। वहां ऊपर प्रीवियस सेक्शन में जो बात लिखी हुई है, प्रीवियस पैरा में जो बात लिखी हुई है, उसका कोई महत्व नहीं रहा, क्योंकि वहां पर वो एक्ट ही लागू नहीं है। तो रजिस्ट्रेशन एक्ट ही अगर राजस्थान में लागू नहीं है तो उससे रिलेटेड इन 4 धाराओं की बातों को भी वहां पे माना नहीं जाएगा। क्लियर? चलो आगे, कुछ रह गया हो तो बताओ, शीला, पूजा या शुभेंद्र, एनी क्वेरी? चलिए अब चलते हैं सेक्शन नंबर 2 पे। सेक्शन नंबर 2 आपको क्या बता रहा है कि आपको रिपील की बात भी बता रहा है और सेविंग की बात भी बता रहा है।
कौन से ऐसे लॉज हैं जिन्हें रिपील किया गया है। तो अब हमारी शेड्यूल यहाँ पे काम में आने वाली है ना। अब देखिए इस एक्ट के लास्ट में आपको एक शेड्यूल मिलेगी, वो निकालिए। शेड्यूल को देखिए, शेड्यूल को ए बी और सी तीन भागों में बांटा हुआ है। ए में क्या लिखा हुआ है, स्टैट्यूट्स, कौन सी संविधियां या कानून है, इनेक्टेड लॉज। और बी में लिखा हुआ है एक्ट्स ऑफ द गवर्नर जनरल एंड काउंसिल, गवर्नर जनरल एंड काउंसिल ने जो कानून निकाले हैं उनके बारे में बता रखा है। और तीसरा बता रखा है रेगुलेशंस, विनियम के बारे में। तो प्रॉपर्टी लॉ से रिलेटेड ये सारे कानून जो कि पहले चलते थे, है ना, उनका क्या स्टेटस है। इस एक्ट के आने के बाद क्या किया उसको, ये आगे देखिए, ईयर एंड चैप्टर, सब्जेक्ट, और तीसरा कॉलम क्या है, एक्सटेंट ऑफ रिपील, उसको कितना रिपील किया गया। पार्ट ए में पूरा ही एक्ट रिपील कर दिया गया, पूरा स्टैट्यूट जो चल रहा था वहां पे उस समय पे पूरे कानून को निरसित कर दिया गया। और जो बी है चार्ट, उसमें देखिए कहीं कहीं तो लिखा है पूरा ही रिपील कर दिया गया, कहीं लिखा है पर्टिकुलर सेक्शंस रिपील किए गए, पर्टिकुलर प्रोविजंस रिपील कर दिए गए। जो हमारे टीपी एक्ट से इनकंसिस्टेंट थे वो रिपील किया गया, पूरे लॉ को रिपील करने की जहां जरूरत नहीं लगी। जैसे यहाँ पे सेक्शन 17 ही रिपील किया, कोर्ट्स ऑफ कन्वेइंग लैंड, इसमें इन्होंने केवल सेक्शन 17 जो था वो इनकंसिस्टेंट लग रहा था टीपी एक्ट से, तो केवल सेक्शन 17 को रिपील किया, है ना। तो इस तरह से यहाँ पे रेगुलेशंस में आप देख रहे हैं होल रेगुलेशन भी किया गया है, सेक्शन भी बताया गया है कि कौन सा सेक्शन रिपील किया गया है। तो जहां जहां पे रिपील करना था पूरा, उसे पूरा रिपील किया, अदरवाइज उसको क्या किया गया, पार्टली रिपील किया गया है। अब देखिए सेक्शन नंबर 2 क्या बता रहा है, इन द टेरिटरीज टू व्हिच दिस एक्ट एक्सटेंड्स फॉर द टाइम बीइंग, वो क्षेत्र जहां पर की ये अधिनियम लागू हो रहा है, स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल हेयरटू annexed shall be repealed to the extent herein mentioned। उन्होंने कहा शेड्यूल की जो बता रखा है उस अनुसार या तो पूरा अधिनियम या उसका कोई भाग या उसका कोई सेक्शन अकॉर्डिंगली क्या किया जाएगा, रिपील किया जाएगा। But nothing herein contained shall be deemed to effect, लेकिन निम्न पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब यानी किसकी बात कर रहा है ये, सेविंग क्लॉज, किस पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब ये सेविंग क्लॉज हो गया, ये इसी सेक्शन 2 में कि किस पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसने कहा the provisions of any enactment not hereby expressly repealed, जिसे रिपील नहीं किया गया, जिसे निरसित नहीं किया गया, वो ऐसे कैसे रहेंगे सेव, उन कानूनों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। Any terms of incident of any contract or constitution of property which are consistent with the provisions of this act and are allowed by the law for the time being in force। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में, क्योंकि प्रॉपर्टी का ट्रांसफर करना एक संविदा है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट की कोई भी ऐसी शर्त जो इस अधिनियम से इनकंसिस्टेंट नहीं है, यानी ये लॉ जो कह रहा है हमारे कानून हमारे कॉन्ट्रैक्ट में भी हमने वही बात लिखी हुई है, तो उसे रिपील नहीं किया, उसे निरस्त नहीं किया, उसे वैसे के वैसे ही चलने दिया जाएगा। इसके अलावा एनी राइट और लायबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ a legal relation constituted before this act come into force or any relief in respect of any such right or liability। इसने कहा ये एक्ट 1882 में आया, सपोज हमने 1880 के अंदर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, प्रॉपर्टी के ट्रांसफर का कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, उससे हमारे कोई राइट्स एंड लायबिलिटीज पार्टीज के अराइज हो रहे हैं और उनसे रिलेटेड हमें कोई रेमेडी भी मिली हुई है कि अगर कोई पार्टी ब्रीच करती है तो उसकी रेमेडी क्या होगी, तो वो प्रीवियसली जो कॉन्ट्रैक्ट किए गए हैं इस एक्ट के आने के पहले उन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो भी क्या रहेंगे, सेव रहेंगे, है ना। चौथी बात क्या कह दी, same as provided by section 57 and chapter 4 of this act, any transfer by operation of law or by or in execution of a decree or order of a court of competent jurisdiction। ये कह रहे हैं कि वैसे तो बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ के जो प्रोविजंस है वो क्या है, इस एक्ट के दायरे से ही बाहर है ना। ये एक्ट कौन सी ट्रांजैक्शन डील करता है, केवल बाय एक्ट ऑफ पार्टीज के ट्रांजैक्शंस को डील करता है, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ को डील ही नहीं करता। लेकिन ये पर्टिकुलर जो प्रोविजंस हैं कौन सी, एक बता रखा है आपको सेक्शन 57 जो रिलेटेड है मॉर्गेज,
जहाँ पे हो रहा है उसकी प्रॉपर्टी को सेल किया जा रहा है जो चार्ज के साथ है, वहां कोर्ट का इंटरफेरेंस बताया गया है कि कोर्ट के आदेश के द्वारा। चैप्टर 4 जहाँ पे कि आपको मॉर्गेज से रिलेटेड प्रोविजंस के बारे में बताया गया है। तो इसने कहा उन प्रोविजंस में जहां जहां पर भी बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ ट्रांजैक्शंस हो रहा है, उनको चलाना होगा, वहां ऑपरेशन ऑफ लॉ का इंटरफेरेंस अगर है तो उसे माना जाएगा, है ना, उसको सेव किया गया है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वैसे तो क्या कहा इस एक्ट ने, सिंपल लैंग्वेज में दोबारा बता रही हूँ, वैसे क्या कहा, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, विधि के प्रवर्तन के द्वारा जो भी प्रकार के ट्रांसफर्स होते हैं उनको इस एक्ट ने क्या कहा था, आएगा क्या इसमें दायरे में, टीपी एक्ट में नहीं आएगा, मना कर दिया कि जो लॉ के द्वारा ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, कोर्ट के द्वारा ट्रांजेक्शन ट्रांसफर्स हो रहे हैं, उनको यहाँ पे हम नहीं शामिल करेंगे। लेकिन इसने सेव किसको कर दिया, इसने सेक्शन 57 और चैप्टर 4 इन प्रोविजंस को इसने कहा इन पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी इन पे क्या होगा, लॉ की अगर बात हो रही है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ एनफोर्स होगी तो ये किया जाएगा, ये वैसे ही विधि के द्वारा ही किया जाएगा, उस पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। आ रही बात समझ में? तो सेव इसने किस किस को किया, इसने सब 4 बातें कही। सबसे पहले आपको कहा कोई लॉ जिसे रिपील नहीं किया, जिसको रिपील करना था और जितना रिपील करना था तो हमने अलग से लिस्ट बना रखी है, शेड्यूल बना रखी है, उसमें हमने बता दिया है कि 1882 के पहले जो जो कानून चल रहे थे, 10 कानून चल रहे हैं, उसमें से कितने पूरे निरस्त होंगे, कितने अधूरे होंगे, कुछ रखा जाएगा उसका भाग, को हमने सब शेड्यूल में आपको बता दिया। तो जिन्हें हमने रिपील नहीं किया लागू है, उनका अस्तित्व उस कानून का सेव है, सुरक्षित है। दूसरा, कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हमने किया है जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है और उसमें टीपी एक्ट से हम इनकंसिस्टेंट नहीं जा रहे, टीपी एक्ट भी अलाउ कर रहे हैं, तो उसको भी चलने देंगे। इसके अलावा तीसरी बात इन्होंने कही कि अगर इस अधिनियम के आने के पहले हमारे कोई राइट्स और लायबिलिटीज अराइज हो चुके हैं तो वो अनइफेक्टेड रहेंगे, उससे रिलेटेड रेमेडीज भी अनइफेक्टेड रहेंगी। और चौथी बात इन्होंने कही कि वैसे तो बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ की ट्रांजैक्शंस यहाँ नहीं आते, लेकिन ये पर्टिकुलर प्रोविजंस सेक्शन 57 और चैप्टर 4 के प्रोविजंस को सेव रखा गया है, अनइफेक्टेड रखा गया है, यानी वहां बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ का इंटरफेरेंस भी है तो वो भी मान्य होगा। और कहा एंड नथिंग इन द सेकंड चैप्टर ऑफ दिस एक्ट शैल बी डीम्ड टू अफेक्ट एनी रूल ऑफ माउंटेन लॉ। चैप्टर नंबर 2 उसमें क्या बताया गया है, कल मैंने आपको बताया था जनरल प्रिंसिपल्स यानी सामान्य सिद्धांत बताए गए हैं प्रॉपर्टी की ट्रांसफर से रिलेटेड, जिसके मैंने आपको बताया था सेक्शन 5 से 37 वह प्रॉपर्टी से रिलेटेड है और सेक्शन 38 से 53 से रिलेटेड, मूवेबल और इमूवेबल 5 to 37 एंड केवल इमूवेबल 38 से 53A। ये जो चैप्टर प्रिंसिपल है इस पे लागू होंगे मॉडर्न लॉ को इम्पैक्ट नहीं डालेंगे, क्योंकि मुस्लिम लॉ के अंदर इनसे रिलेटेड अलग कानून बने हुए हैं। अब आपको अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो बी केयरफुल, क्या अटेम्प्ट करना है, आप ये कहें कि टीपी एक्ट पूरा का पूरा ही मॉडर्न लॉ पे लागू नहीं हो रहा, मॉडर्न्स पे क्या पूरा टीपी एक्ट लागू नहीं हो रहा, नो, आपका आंसर क्या होना है, चैप्टर 2 के जो जनरल प्रिंसिपल्स है 5 से लेके 53A, ये प्रोविजंस मुस्लिम विधि को प्रभावित नहीं करेंगे, यानी इसके बारे में मुस्लिम लॉ में अलग से जो नियम दे रखे हैं वही एप्लीकेबल होने हैं। बताओ सेक्शन 1 और 2 की कोई भी बात परेशान कर रही हो तो बताओ, एनी क्वेरी? एनी क्वेरी? मैम बी और सी में कोई डिफरेंस मतलब है क्या इसमें सेक्शन 2 में? बिल्कुल डिफरेंस है। बी तो ये बता रहा है आपको कि भाई ये जो अधिनियम आया ये कब आया, 1883 में आया। अब मान लो हमने यस मैम। 81 के अंदर कोई कॉन्ट्रैक्ट है,
पार्टीज ने कब किया, ए और बी के बीच में किसी एक्स नाम की प्रॉपर्टी को लेकर ट्रांसफर करने को लेकर बात हुई है, और वो किस आधार पे हुई है, इस अधिनियम के आने के पहले इन्होंने 1881 में किया है। तो अब इनके राइट्स और लायबिलिटीज तो क्या हो चुके हैं, जो कानून चल रहा था उसके अनुसार अराइज हो चुके हैं, राइट्स राइट्स पर और लायबिलिटीज पर उस कॉन्ट्रैक्ट में जो उन्होंने अराइज किए उन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इस अधिनियम के आने का, वो एज इट इज चलेंगे। इससे पहले उनकी जो भी राइट्स और लायबिलिटीज थे एज इट इज रहेंगे। उसके अलावा अगर इनको कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होने पर ग्रेविटीज भी मिल रही थी प्रीवियस कानून के अनुसार, सपोज 1882 आया, तब उसके बाद में ये कानून निरसित कर दिया, जैसे पीछे शेड्यूल में दे रखा है। ये आपको कहा कि जो ये फ्रॉडुलेंट कन्वेंशंस हैं ये पूरी तरह से क्या कर दिया, इन्होंने रिपील कर दिया। लेकिन इन्होंने तो क्या किया था, उसी कानून के अनुसार अपना कॉन्ट्रैक्ट बनाया था। अब उस कानून के अनुसार उनको रेमेडी भी मिल रही थी, जो कानून अब रिपील हो चुका है। तो ये कह रहे हैं कि रेमेडी प्रीवियस के अनुसार ही मिलेगी, वहां कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इन्होंने उस कॉन्ट्रैक्ट को कब किया था, इस एक्ट के आने के पहले किया था। जिस लॉ के अकॉर्डिंग इन्होंने किया उसमें जो इनको रेमेडीज मिली हुई है वो एज इट इज सिक्योर्ड रहेगी। और कोई क्वेरी? नो मैम, क्लियर है। चलिए ठीक है, ओवर करते हैं। कल हम पढ़ेंगे सेक्शन 3। थैंक यू। थैंक यू मैम।